सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों देखिए, हम लोग सारणिक अध्याय की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। इसके पीछे के क्वेश्चन हम लोग सभी कर चुके हैं। सभी क्वेश्चनों के वीडियो अपलोड हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बड़े ही बेहतर तरीके से समझेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। वैसे तो 23-24 के लिए नई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी सभी वीडियो जो हैं पुरानी किताबों से ही बना रहे हैं। हालांकि जो नई किताबें आई हैं उनमें क्वेश्चन कम हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए हम पुरानी किताब का ही यूज कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास नई किताबें नहीं हैं, तो पुरानी किताब से आप सवाल को देखकर समझ लेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन को वैसे तो लिखा भी है यहाँ पर, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन है हमारा वो हम लिख देते हैं। ज़्यादा थ्योरी वाले जब हमारे चैप्टर में किसी में क्वेश्चन आएंगे तो हम फिर किताब से आपसे बात करेंगे, किताब से आप देखेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे। आपका पूरा सहयोग हम करेंगे, आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पर हम सभी जो भी क्वेश्चन हैं वो आदि विधि से हल कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो बस इसको आव्यू सिस्टम में चेंज करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को समीकरण निकाय में बदलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। और बच्चों देखिए आगे 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। इसी प्रकार से एक 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो देखिए बच्चों, हम तो वैसे भी इस सवाल को हम लोग भी उस तरीके से अगर हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बाउंडेड हैं, हम लोगों को बाउंडेशन है कि इसको आप आव्यूह विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से हल करना है। तो बच्चों देखिए, आव्यूह विधि में हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स के प्रयोग द्वारा हम लोग XYZ मान के, मतलब जो समीकरण होता है उसमें XYZ यूज होता है, तो वहाँ से हम लोग XYZ के मान प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ मान लें कि वो उसी प्रकार से समीकरण निकाय बन जाए। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन तो लिख ही लिया है, ये सलूशन। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा मान लें कि देखिए माना, थोड़ा सा लिखेंगे, माना 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल का मूल्य क्रमशः, क्योंकि हमने जब पहला प्याज लिया है तो इसको x मान लेते हैं, x, y और z रुपये है, ऐसा हमने माना है। ठीक है। तो भैया अगर हम प्रश्नानुसार बात करें बच्चों, देखिए प्रश्नानुसार बात करें तो फिर क्या स्थिति होगी। तो देखिए 4 किलो प्याज, ठीक है, अच्छा 4 किलो प्याज है और 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है, x रुपया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होगी 4x, ठीक है, 4 किलो प्याज हो गया ये। अब आपके पास 3 किलो गेहूँ है, इसको भी जोड़ लें, तो इसको हमने y माना है तो 3y। अब आपके पास 2 किलो चावल है, तो इसको भी यदि इसमें जोड़ लें, इसको क्या माना है हम लोगों ने, z। तो इन सभी का कुल मिला के मूल्य हमें देना हो रहा है, कितना देना है, 60 रुपया, ठीक है।
समझ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला समीकरण बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप समझ ही लिए होंगे। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू कितना है भैया, 90। इसी प्रकार से अगला समीकरण बिल्कुल सेम ही बनाना है, संख्याओं का अंतर है और कुछ नहीं है। 2y प्लस 3z बराबर कितना है, 70। अब हम लोग जिस प्रकार से सवालों को हल कर रहे थे, बिल्कुल उसी रास्ते से, उसी तरीके से सवालों को हल करेंगे। तो देखिए स्थिति ये जो है, इसको अगर हम लोग थोड़ा मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो कैसे, ये मैट्रिक्स आप निकाल लीजिए, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। और जो हम लोगों ने एक्स वाई जेड को यूज किया है, उसको भी एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना बच्चों, इधर जो हमारा नंबर है ये भी एक मैट्रिक्स टाइप में हम लिख लें तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यदि हम लोग मैट्रिक्स का इसका गुणा कर दें और इसके बराबर कर लें तो बच्चों ये निश्चित रूप से यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से इसको अगर इस मैट्रिक्स को, ये बड़े वाली मैट्रिक्स को ए मान लें, इसको एक्स मैट्रिक्स मान लें, इसको एक बी नाम दे दें, तो देखिए ये स्थिति हो रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हमें चाहिए क्या, देखिए अगर हम इस एक्स का मान निकालना चाहें तो ये ए इधर चला जाएगा, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो इस सिस्टम का प्रयोग करके, इस समीकरण के यूज से हम लोग निश्चित रूप से इस एक्स मैट्रिक्स को पा लेंगे। यानी एक्स मैट्रिक्स जब हम लोग पा ही लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब ये सब करने के लिए हमको आवश्यकता है ए इनवर्स की, ए इनवर्स जो कि हम लोग निकालना जानते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का क्या करना होगा, सारणिक करना होगा। तो देखिए सारणिक कर दीजिए, 4 3 2, बच्चों देख रहे हो, 2 4 6 6 2 3, सारणिक करके हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे। यदि नॉट जीरो आता है मान, मतलब कुछ ना कुछ मान आ जाए, सीधी सी बात है, तो फिर ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसको हल करके। तो देखिए 4 हल करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को, पिछले वीडियो को देख लें, हमारे चैनल के नाम से ही आप सर्च करके देख सकते हैं। तो 4 3 12 12, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है तो माइनस का 3। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये कॉलम छोड़िए, ये रो छोड़िए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36। ठीक है बच्चों, 36 हो गया। अब देखिए इस 2 के लिए करें तो बच्चों देखिए आप जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉलम गया और ये रो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, और 6 चौक 24, ये 24 हो। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ये देखिए टर्म ही जीरो हो गया, क्योंकि 12 - 12 जीरो होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 36 में से 6 निकालोगे 30 बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, तो भैया माइनस का 30, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 30 तियाँ कितना होता है, 90। ठीक है, 30 तियाँ 90, प्लस का 90 हो गया। यहाँ देखिए 4 हटाइए यहाँ से, तो माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 24, और यहाँ 2 का गुणा है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48। बच्चों कोई गलती हो तो देख लेना। 90 में से आप 48 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए 90 में से 48 निकाल दो तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 4 42, या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो तो चेक कर लेते हैं। देखिए 4 3 2, 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3, इसके लिए हल किया तो 4 है, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है, ये अब इसके लिए हमने माइनस लगा के हल किया तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, ये भी सही है। अब बच्चों देखिए हम इसके लिए हल करेंगे तो 2 यहाँ से ये कॉलम गया, ये 2 दूनी 4, 6 चौक 24,
24 में से आपने, हाँ सॉरी बच्चों गलती हुई, 24 में से आपने 4 को निकाला है तो आपका 20 बचा है और 20 दूनी 40 हुआ है। हमें भी लग रहा था कि गलती हो रही है, तो ये आपको कितना हो गया 50 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमें भी लग रहा था। तो हमने एकदम चेक किया तो आपको भी लगा होगा कि सर जी ने गलती कर दी। गलती नहीं है, हो ही जाती है गलती सवालों में। तो ये नॉट 0 है, इसका मतलब हुआ कि ए हमारा क्या है, ए व्युत्क्रमणीय है। ए कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। जब ए व्युत्क्रमणीय है बच्चों तो हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है, आपको सभी कोफैक्टर ज्ञात करने होंगे, फिर उनका परिवर्तित करना होगा, फिर आपको ए इन्वर्स वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटरमिनेंट। इससे हम लोग ए इन्वर्स को निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारी आवश्यकता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो बच्चों देखिए हम लोग कोफैक्टर करेंगे, पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं A11, ठीक है। और 11 में आप ज़्यादा ना जाइए, यही लिख लीजिए 12 - 12 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। A12 और इसमें भी आप ज़्यादा ना जाइए, ये -30 है, ठीक है, -30, ठीक है। यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, -30 है। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, इसके लिए आप हल करोगे तो ये कॉलम गया और ये रो चला गया, तो ये देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 छंग 36, -30 बचेगा आपका, कितना बचेगा 30, -30 बचेगा। और यहाँ से -1 और आएगा तो आपका +30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, +30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अगला देख लीजिए A13, ये देखिए यहाँ पर कितना बचा है, -20 लिख लो, -20 लिख लो। ये तीनों सही आ गए बच्चों, देख लो, आपको भी लग रहा होगा सही है, ठीक है। तो देखिए अगला देखते हैं A21 में आप देखिए, अब यहाँ पर आते हैं तो इसको तो छोड़िए, इस पर आ गए हम, ये हमारा रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो 3 तियाँ 9। हम यहाँ पर डिटरमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमिनेट करते हैं, 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा होगा, 5 बचा आपका। और यहाँ पर देखिए विषम है तो -5 हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, आगे हम इस पर आ गए, यानी कि A22 पर बच्चों आ गए। A22 ये है, ये वाला, तो ये वाला कॉलम छोड़िए, ये देखिए 4 है, ये छोड़िए, तो आपको क्या मिला, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, अरे ये भी 0, चलो अच्छी बात है, 0 आ गया, ठीक है। A23, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब 23 ये है, तो ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो बचा क्या आपके पास, 4 दूनी 8, 6 तियाँ 18, 4 दूनी 8 में से 18 घटाइए तो -10, और यहाँ निगेटिव आएगा तो +10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना तो आप समझदार हैं, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों A31 को लेते हैं, तो यहाँ पर है हम, ये वाला रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो 6 तियाँ 18, 4 दूनी 12, नहीं 4 दूनी 8, 6 तियाँ 18, तो 18 में से 8 गया तो 10 बचा है, ठीक है, 10 बचा है तो 10 लिख लो। यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए A32 की बात करें अगर, तो हम यहाँ पर आए हैं, तो ये कॉलम छोड़िए, ये रो छोड़िए, 6 चौक 24 और 2 दूनी 4, 24 में से 4 गया तो 20 बचा है, और ये -20 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -1 पर आप 5 घात लिखेंगे, 3 + 2 5 लिखेंगे। अब बिल्कुल लास्ट वाला बचा है A33 बच्चों, देखिए अब देखिए, फिर देखिए ये वाला, तो ये गया 4 चक्कू 16 और 3 दूनी 6, 16 में से 6 गया तो कितना बचा होगा, 10 बचा होगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने ये कोफैक्टर निकाले हैं। अब देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, बिल्कुल इसी वे में इसको लिख लीजिए। 0, 30 माइनस 20 जो आया है उसको लिख लीजिए। माइनस का 5, 0, 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 10, ये माइनस का 20, ये आपका 10 आया है। फिर आप इसका क्या कर देंगे भैया, डैश कर देंगे या ट्रांसपोज कर देंगे या परिवृत कर देंगे, तो आपको यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब परिवृत क्या होता है, ये डैश क्या होता है, ये ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा उठा के कर दो, मतलब रो का कॉलम कर दो या फिर कॉलम का रो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जनरली हम जैसा करते हैं आपको बता रहे हैं, हमें तो ऐसा सीधा ऐसा लगता है कि ऐसे ही सही रहेगा। सही तो उस तरीके से भी रहेगा, आप कॉलम का रो बनाएं तो भी सही रहेगा, लेकिन हमारी आदत में ऐसा करना है। ठीक है, तो देखिए इस वाली रो को हम उठा के कॉलम बना रहे हैं। 0, 30 माइनस 20। दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बना रहे हैं, हमारी आदत में है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी भी आदत में हो जाएगा। 10 माइनस 20, फिर देखो 10 है। तो अब ये क्या आया है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है बच्चों, और कोई बवाल नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रखना है तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, ए इनवर्स यहाँ देख लेते हैं हम, क्योंकि बोर्ड भी हमारा बड़ा है तो आपके समझ में भी आ रहा हो। इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो कितना है बच्चों, 0 माइनस 5, 10। ठीक है, 30, 30, 0 माइनस 20, अभी आपको दिखा देंगे, माइनस 20। ठीक है बच्चों, और 10, फिर आपका 10 है। और देखिए ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके बटे ए का डिटरमिनेंट लिखना है, और ए का डिटरमिनेंट कितना आया था, 50। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 50, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए समीकरण नंबर 1, ये इसको 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 में आइए। समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी है। ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स तो यही है, लिख लेते हैं 1/50। देखो बच्चों, कोई समस्या नहीं होती है इन सवालों में, आप एक बार कायदे से समझें तो, जब आप समझेंगे नहीं तो फिर तो समस्या ही समस्या है। अब देखिए हमने ए इनवर्स को लिखा है अभी, अब हमें चाहिए बी तो चाहिए इस समीकरण के हिसाब से, तो बी तो यही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं 60, 90 और कितना है 70 बच्चों। अब क्या प्रॉब्लम है, अब आपको सिर्फ मैट्रिक्स का गुणा करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, तो इसको तो बाहर ही रहने दो, इसका पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 1/50। ठीक है, ये कर लेते हैं गुणा। देखिए इसका गुणा इस प्रकार से होता है, रो बाई कॉलम। ठीक है, तो 60 का 0 में गुणा करोगे तो निश्चित रूप से आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 4.5 प्लस माइनस तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, 9×45, 450 हो जाएगा बच्चों। फिर इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये निश्चित रूप से 700 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझदार हैं आप। 30 का गुणा यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 0 का वहाँ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 20 का यहाँ करोगे तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका यहाँ करोगे तो 6 दूनी माइनस का 1200 हो जाएगा। इसका यहाँ करोगे 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 700। एक बार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बाद में 50 का भाग लगा ही लेंगे। तो देखिए हमें तो ज़्यादा गिनती पहाड़े नहीं आते हैं, आप लोग समझदार हैं, आपको सब आता है, हम तो यही मान के चल रहे हैं। तो 700 में से आपको कितना घटाना है, 450। कितना बचा आपके पास, 250।
250 बचा है, ठीक है, जान लेंगे आप, 250 बचा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1800 में से आपको 1400 निकालना है, तो कितना बचेगा? 400। हाँ 400 बचेगा, ठीक है, 400 बच रहा है। अब देखिए ये 1200 है, ठीक है, 900 इसमें मिला दीजिए, 300 फिर भी ये माइनस का फालतू है, 300 यहाँ से घटा दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए आप, 9 7 16 हैं, 16 में से 12 निकालना है तो कितना बचेगा? 400। देख लेना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 400 बचा है। अब अगर हम 50 का भाग दे दें, 50 का इसका भाग दे दें तो ये 5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 0 से 0, 5 8 40, ये 8 आएगा और ये 8 आएगा। अब आपकी प्रॉब्लम है उत्तर को चेक करना, और इधर से भाई मेरे ये x के बराबर चल रहा था, और x क्या था? x y z ही तो था। इस यहाँ से हम लोग एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि इस तरफ कुछ दूसरा काम है, इस तरफ कुछ दूसरा काम है। तो बच्चों देखिए 5 8 8, इसका मतलब हुआ कि x बराबर तो 5 आया है, 5 आया है, देख रहे हो आप, x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर भी 8। इसका ये मतलब हुआ कि जो 1 किलो प्याज है यानी वो x है, तो 1 किलो प्याज का मूल्य 5 रुपया है। अच्छा ठीक है, अगला क्या है? गेहूँ, जो कि हमारा y है, y यानी कि 8 है, तो y यानी कि गेहूँ का मूल्य 8 रुपया है 1 किलो का। और अगला हमारा देखिए चावल है 1 किलो, 1 किलो चावल का मूल्य z माने थे, तो z बराबर भी 8 है। तो ये x y z ये क्या है? ये प्याज, गेहूँ, चावल का मूल्य आया है 1-1 केजी का। तो देखिए आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारा बताया हुआ ये बिल्कुल देहाती तरीका है, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें, आप लोगों के बहुत से दोस्त होंगे, और कमेंट भी करें एक प्यारा सा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।